हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने बीपीएससी 68th बीपीएससी के लिए जो हमारा घटना चक्र का रसायन विज्ञान है उसको आज कवर करने वाले हैं, केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। अगर जिन लोगों ने हमारा वीडियो फिजिक्स वाला नहीं देखा है, मैंने घटना चक्र फिजिक्स का ऑलरेडी कवर करा दिया है दोस्तों, तो प्लीज़ जाइए और मेरा वीडियो देखने की कोशिश करिए। अगर आप जो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बिना देर किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो सवाल है, पहला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो आपको पता होगा कि गैस एक तत्व नहीं है। आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 3 भागों में बाँटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल आयन्स। तो जो गैस आता है वो नॉन मेटल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल हुआ कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लावोज़ियर को कहा जाता है। एंटोनी लावोज़ियर को आधुनिक आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम इसको कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बम जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो काम करता है आपका अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के द्वारा, ठीक है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। वायु में कौन-सा नोबेल गैस नहीं होता है? तो आपको पता होगा कि जो आपका रेडॉन है, ये रेडॉन वायु में नहीं पाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ऐसे एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस प्रकार के तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर ये हो जाता है आपका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 18 है। तो और आपको पता होगा कि द्रव्यमान संख्या जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना? और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है, तो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो जाएगा और न्यूट्रॉन 20 है और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम। हमारा अगला सवाल है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, ठीक है दोस्तों? तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड यानी कि Pu 224, 242 और 94 यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 94 है और एटॉमिक वेट आपका 242 है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों ये जो आपका है 242 ये द्रव्यमान संख्या बताता है और 94 किसको बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों ये सेम होते हैं, आपको पता होगा। तो ये दोनों को बताता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 94 हो गए और द्रव्यमान संख्या में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों ऐड होते हैं। तो प्रोटॉन आपका 94 है, यहाँ से 94 घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी 148। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक अलग-अलग होते हैं, तो किसमें अलग-अलग होते हैं? द्रव्यमान संख्या में अलग-अलग होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समान परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। समान परमाणु संख्या वाले, क्षमा करिएगा, परमाणु द्रव्यमान नहीं, समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग-अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं, ठीक है ना? फैराडे स्थिरांक क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? तो ये होता है एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है दोस्तों। और इसका जो मान होता है वो 96,485 जूल पर मोल के बराबर होता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो आपको पता होगा कि शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन एक से ज्यादा आंसर है, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो आपको पता होगा कि जो क्षारीय विलयन होते हैं, उनका मान जो होता है पीएच वैल्यू वो 7 से अधिक होता है। तो इसमें से देख लीजिए क्षारीय विलयन का 7 से अधिक और पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, उदासीन होता है आपका पानी। तो एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? तो आपको पता होगा कि जो पीएच वैल्यू हम लोग निकालते हैं, वो H+ आयन कंसंट्रेशन के पावर में जो कुछ भी होता है। अगर हम कहें कि किसी का पीएच 3 है, इसका मतलब है कि वहाँ पर आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? ये 10 के पावर में होगा कुछ, यानी कि पहले था 10 के पावर -3 और बदल के हो गया 10 के पावर -6। तो कितना घटा है आप निकाल लीजिए। 10 के पावर -3 घट जाएगा, 10 के पावर -3 अपॉन 10 के पावर -6 अपॉन 10 के पावर -3 आप निकाल लीजिए, तो 10 के पावर -3
यानी कि 1/1000। अब देख लीजिए इसमें से कौन है, तो ऑप्शन डी है 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कपड़े साफ करने प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो ये सल्फोनेट होते हैं। डिटर्जेंट आद्रक और आद्रकों के यौगिक्स होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ठीक है ना। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। ब्रोमीन कैसी गैस होती है, तो आपको पता होगा कि एक लाल द्रव होता है और ये गैस नहीं होता है। ये एक ऐसा दोस्तों नॉन मेटल है, ये भी याद रखेंगे आप। एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। कौन? आपका ब्रोमीन। और कौन सा मेटल है जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो वो हो जाता है आपका हाइड्रोजन यानी कि पारा। तो ब्रोमीन जो है एक गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला एक वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या सब जानते हैं कि 35 होता है और रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसका जो वर्ग होता है हैलोजन वर्ग ग्रुप 17 में पाया जाता है। वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों लगभग सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या-क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, ठीक है ना? इसीलिए ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन-कौन सी होती हैं, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एसिटिल और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन होता है जो वेल्डिंग को सबसे अधिक प्रभावी बनाता है और यही सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो नीला दोस्तों कॉपर सल्फेट होता है। ब्लू विट्रियोल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम, ये कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का हो जाता है। मतलब कि अगर इससे हम पानी को निकाल दें तो ये कोई रंग नहीं मतलब शो करता है, लेकिन जैसे इसके अंदर हाइड्रेटेड यानी कि पानी की मात्रा समाहित हो जाती है तो ये नीला हो जाता है, इसीलिए इसको हम नीला थोथा कहते हैं। ठीक है ना। और यह जो है एल्कोहल में अघुलनशील होता है। आगे बढ़ते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर कौन-सी परत होती है? तो गैल्वेनाइज़ेशन आपको पता होगा कि जस्ते की वजह से गैल्वेनाइज़ेशन किया जाता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन-सा है? तो प्लैटिनम सबसे भारी धातु है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ भारी का मतलब जो पूछा गया है वो घनत्व से पूछा गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है वो प्लैटिनम का होता है 21.45 ग्राम पर घन सेंटीमीटर और चांदी का जो घनत्व होता है वो 10.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, पारा का 13.54 ग्राम पर घन सेंटीमीटर और सोने का 19.32 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। ये घनत्व है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? प्लैटिनम का है। एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जुड़े हों वो क्या कहलाता है? वो एल्कीन कहलाता है। ठीक है ना। तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आपको पता होगा कि कार्बन-कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। मतलब कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है? ये एल्कीन कहलाता है। कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या कहता है? एल्केन कहलाता है। और कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या कहलाता है? एल्काइन्स कहलाते हैं। ठीक है ना? ये बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो ये किसका-किसका मिश्र धातु है? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्या होता है? आपका देख लीजिए, कार्बन होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है। तो आप क्रोमियम भी होता है, तो इसमें से कोई भी नहीं है आपका दोस्तों सही आंसर। इसलिए ऑप्शन ए तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? तो दोस्तों ये जिप्सम है। तो जिप्सम लवण जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O और यह 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O हो जाता है। ठीक है। अगर इसको गर्म करेंगे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। इसी को प्लास्टर पेरिस कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो जिप्सम होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक होता है CaSO4 इंटू आपका हाफ H2O। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है। और इसी को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। चलिए सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड होता है, आप सबको पता होगा। और IUPAC नेम में इसका एथेनोइक एसिड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो ऑक्जेलिक सॉरी एसिटिक एसिड होता है, क्षमा करिएगा। एसिटिक एसिड होता है, अभी हमने देखा ऊपर
कार के बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल कौन-सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल होता है और ये विद्युत अपघट्य के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन-सी होती है? तो सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये, ठीक है ना? चलिए, अगला सवाल हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो क्या होता है। तो हमने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे में, तो यहाँ से आ जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस और 2 कैंसल हो जाएगा और यहाँ 2H2O हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइए, फिर से देख लीजिए। मैंने क्या कहा था? CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर आप इसमें पूरे से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला 2 तो कैंसल हो जाएगा, लेकिन इसके आगे तो 2 रहेगा ना, तो इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है? और जिप्सम का क्या होता है? आप कंफ्यूज मत होइएगा, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन-सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है, सबको पता होगा। ये ज आप रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए, क्या होता है कि वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ जब हाइड्रोजिनेशन करते हैं, कितने डिग्री टेम्परेचर पर? तो 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और कैटलिस्ट के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो आप इस्तेमाल करते हैं निकेल का। ये भी बहुत पूछा गया है कि जब हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, तो किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है आपका निकेल का, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खनिज यानी कि मिनरल्स क्या हैं? तो मिनरल्स क्या हैं दोस्तों? ये इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं या इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना? खनिज जो है मिनरल प्रकृति के रूप में पाया जाने वाला एक इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, ठीक है? और जो कि आपका क्रिस्टलीय संरचना रूप में, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। उसी को हिंदी में कहते हैं रवाकृत संरचना। आगे बढ़ते हैं। तो आयोडीकृत लवण में कौन क्या रहता है? तो आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना और भौतिक गुणों में खाद्य लवण, ये जो टेबल सॉल्ट के समान होता है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड का प्रयोग भी आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक जो बम है वो नागासाकी जापान के ऊपर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था। याद रखेंगे, नागासाकी प्लूटोनियम और आपका हिरोशिमा यूरेनियम, ठीक है ना? और उन नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फैटमैन था और हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु में से एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, वो उसी तरीके का एटम्स मिलेगा। लेकिन अब यौगिक को डिफरेंट-डिफरेंट छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो डिफरेंट-डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं कि मिल सकते हैं। और खनिज तो एक मिश्रण है, उसमें तो मिलना ही मिलना है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बनता है? तो दोस्तों मजबूत और मजबूत क्षार से बनता है। आपको पता होगा कि ये एक आयोनिक कंपाउंड्स हैं और आयोनिक कंपाउंड तभी बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है ना? ये सॉल्ट है। तो और एक आपका कंप्लीट सॉल्ट है ये। तो सॉल्ट तभी बनेगा, आपका ये उदासीन सॉल्ट है उसमें भी। ठीक है? तो उदासीन सॉल्ट तब बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग साल्ट NaCl हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा, ये सब स्ट्रॉन्ग साल्ट्स हैं। मतलब कि इनका निर्माण स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से हुआ है। अगला है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है, इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन-सी होती है? तो पोटेशियम होती है। आपके सामने एक सीरीज रखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है और उसके बाद आयरन होता है। आप इस क्रम को याद रखेंगे दोस्तों। ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है? तो केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है ना? रासायनिक रूप से केरोसिन जो है मिट्टी के अंदर एक हाइड्रोकार्बन है और ये एक मिश्रण है। तो हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं।
टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो होता है दोस्तों टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है वो। तो पॉलीटेट्रा एथिलीन पीटीएफई इसका नाम है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। वो आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है और ये ठोस फ्लोरोकार्बन्स है और इसका जो डेंसिटी होता है वो 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका जो विशेष बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। और इसमें पॉली लगा देंगे तो वही आपका टेफ्लॉन बन जाता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल होता है C4H10 को। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनक से बनता है। किसके किससे मिलने से बेकेलाइट बनता है? तो आपको पता होगा कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का ये एक पॉलीमर होता है दोस्तों और इसके कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, आपको वहीं पर आपको मिलेगा बेकेलाइट का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ फिनोल्स एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है, इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड, इसका ये नाम है। एक बार फिर से सुन लीजिए, पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन प्रक्रिया यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है और इसकी खोज जो है 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रासायनिक लियो बेंकेलैड ने की थी, इसलिए इसका नाम बेकेलाइट पड़ गया है। दोस्तों इसका इस्तेमाल आपको मैं बता देता हूँ, जो भी आप स्विच देखते हैं घर में, बोर्ड्स देखते हैं, वो सब बेकेलाइट के बने होते हैं। जितने भी हार्ड प्लास्टिक आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में देखते होंगे, जनरली बोर्ड वगैरह में, तो सर्किट में जो भी हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है उसमें बेकेलाइट का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का एक प्रमुख घटक है? तो आपको पता होगा कि इसमें कौन-कौन से गैस होते हैं, तो प्रोपेन होते हैं और ब्यूटेन होते हैं। एक से अधिक आंसर, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों सही है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो ब्यूटोन सबसे ज्यादा होता है 65% और प्रोपेन लगभग 35% होता है। और कभी-कभी इसमें अन्य गैसें भी मिली होती है, जैसे हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन भी कभी-कभी मिला दिया जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा होता है दोस्तों, हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक वसा है। तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा बच जाती है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में परिवर्तित होकर के वो संचित रहती है और बाद में जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो इसी फैट का इस्तेमाल हमारी से शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के रूप में करती हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, आपको किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल आपको मिल जाएगा। ये आइसोप्रीन का आपका बहुलक होता है। ये एक ही प्रकार के अधिक अणुओं से आपस में मिलकर के अनुभार वाला, जब बड़ा अनुभार वाला अणु बनाते हैं तो उसको बहुलक कहते हैं, ठीक है ना? अंग्रेजी में इसको पॉलीमर कहा जाता है। तो आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये प्राकृतिक रबर का ये बहुलक होता है आइसोप्रीन। तो ये आपका फार्मूला होता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, वे दोनों में सत्य यही है कि वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली दोनों कार्बन ही हैं। दोनों की कठोरता समान होती है, बिल्कुल नहीं होती। उनके पास एक जैसी क्रिस्टल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक हेक्सागोनल होता है, एक टेट्राहेड्रल होता है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, बिल्कुल नहीं। ग्रेफाइट विद्युत चालकता समान होता है और डायमंड तो बिल्कुल नहीं होता है। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि दोनों कार्बन है, रासायनिक अभिक्रिया दोनों सेम तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक किसका होता है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो एक से अधिक आंसर आपका ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। सब के सब ऑप्शन ग्रीन हाउस गैसों के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। चलिए ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक किसका होता है? तो अगेन ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन रिपीटेड। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का इस्तेमाल होता है। इस फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्योंकि इस बहुत काम आने वाला है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर, ठीक है, नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस, एक्सहेल्ड ब्रीथ को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन से होकर के
गुजारा जाता है। लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अभिक्रिया करके हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता यानी इंटेंसिटी के माध्यम से छोड़ी गई सांस में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि दोस्तों K2Cr2O7 और जब एल्कोहल अभिक्रिया करता है, जनरली आप जो पीते हो इथेनॉल होता है, C2H5OH होता है, और जब यह अभिक्रिया करता है तो इसका होता है रेड ब्राउन कलर, लेकिन बाद में हो जाता है आपका ग्रीन ब्राउन कलर। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि आपने कितनी शराब पी रखी है, क्योंकि ये अल्कोहल की मात्रा पे डिपेंड करता है इसका कलर। मतलब डीम होगा या डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा डार्क हो जाता है तो अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति जो है वो ज़्यादा नशे में है या ज़्यादा उसने शराब पी रखी है। ठीक होगा दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन-सा गैस उत्पन्न होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ठीक है ना? आपको पता है कि जब भी कार्बन अगर ऑक्सीजन की अनियंत्रित मात्रा में, मतलब कि बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा हो, अगर कोई भी कार्बन जलता है तो जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहाँ पर आपका उत्पन्न होता है। अगर एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। साबुन ग्रीस को हटाता है, किसके द्वारा? तो पायसीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफिकेशन। यानी कि इमल्सिफिकेशन में होता क्या है दोस्तों? ध्रुवीय समूह युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण के लिए साबुन। साबुन होते क्या है दोस्तों? तो सोडियम और पोटेशियम के आपको फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी साल्ट्स होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सा जो आपका सॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो फैटी साल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं, याद रखेंगे। जो आपका सॉप होता है वो क्या होता है? तो फैटी साल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। और डिटर्जेंट क्या होता है तो दोस्तों? वो सल्फोनेट्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं वो, ठीक है ना? सॉरी, सल्फोनेट्स होते हैं जनरली वो। तो इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग को हम हाइड्रोकार्बन का पार्ट कहते हैं और दूसरे भाग को आपका जलीय ध्रुव, विलेय ध्रुव कहते हैं। मतलब एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है। एक्चुअली में दोस्तों जब आप साबुन लेते हैं वो एक्चुअल में ये होता है आपका COONA। ये एक फैटी एसिड है, सोडियम पामेटेट इसको कहते हैं, ये उसका पूरा नाम है। तो यहाँ से इसके 2 पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट यहाँ से प्लस माइनस वाला पार्ट, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है? और एक ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, 2 पार्ट इसके हो जाते हैं। तो एक जिसमें प्लस माइनस है, एक जिसमें कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट, और जिसमें प्लस माइनस होता है उसको कहते हैं पोलराइज्ड पार्ट, ठीक है ना? तो पायसीकरण के दौरान जो साबुन होता है अध्रुवीय, मतलब कि ये वाला पार्ट से तेल या ग्रीस को घोल लेता है। यानी कि तेल और ग्रीस को कौन घोलता है? तो कार्बनिक पार्ट घोलता है, और ध्रुवीय समूह जो है वो जल में घुल जाता है। जब इसे ठीक प्रकार से रगड़ा जाता है तो ग्रीस छोटी-छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाता है और जल के बहाव से ये आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, हमारा अगला सवाल ये है कि ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो हमने अभी आपने देखा कि क्या-क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है, जनरली होता है, और कभी-कभी इथेन भी मिलाया जाता है। आपका ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास सूची में 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो मिलाइए। अस्पार्टेम क्या होता है? तो दोस्तों ये एक कृत्रिम आपका वो होता है, स्वीटनर होता है अस्पार्टेम। तो ए का 4 हो जाएगा आपका। और बेनाड्रिल क्या होता है? तो दोस्तों बेनाड्रिल एक आपका हिस्टामिन है, एंटीहिस्टामिन होता है या प्रतिहिस्टामिन भी इसको कहते हैं हम। और ये हो जाएगा 2। फ्रेऑन क्या होता है? फ्रेऑन एक तरीके का आपका कूलिंग एजेंट होता है जो आप प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा-सा रॉन्ग मिल गया था ये। तो अस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक हो जाएगा और फ्रेऑन प्रशीतक हो जाएगा। और नियोप्रीन क्या होगा? हमने अभी देखा है संश्लेषित रबर है। तो आइसोप्रीन होता है नेचुरल रबर, याद रखेंगे यहाँ पर। आइसोप्रीन आपका होता है नेचुरल रबर, लेकिन नियोप्रीन जो होता है वो आर्टिफिशियल रबर होता है। तो आप देख लीजिए, सही आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों ये होती है सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अम्ल वर्षा में, यानी कि एसिड रेन में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वो 70% होता है दोस्तों। तो ये बनते कैसे हैं? तो जो कल कारखाने से जो SO2 निकलते हैं और NO2 निकलते हैं, ये वर्षा के जल के साथ रिएक्शन करके
H2SO4 और ये वर्षा के जल के साथ रिएक्शन करके HNO3 बनाते हैं, ठीक है ना? चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। आपके पास रिएक्शन ये है, तो ये जो आपका चूना जब आप पानी में घोलते हो और दीवार पे पेंट करते हो तो तुरंत सफेद नहीं होता है, लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है और इसका जो रंग है वो आपका हो जाता है बिल्कुल सफेद। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सीमेंट का प्रमुख घटक है? तो सीमेंट में क्या होता है दोस्तों? चूना पत्थर भी होता है और आपका जिप्सम भी होता है। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। तो सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले घटक चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन और सिलिका, SiO2 भी होता है। सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित कर सीमेंट का निर्माण किया जाता है, यानी कि 1 से ज़्यादा आंसर हो जाएँगे आपके। मतलब कि यहाँ पर चूना पत्थर भी है, जिप्सम भी है और सिलिका मिट्टी भी है। ठीक है? तो अगला है कि अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, कोयला जलाने से, पेट्रोल से, लकड़ी से। देखिए दोस्तों, कारखाने से जो धुआँ निकलता है उसमें SO2, NO2 होता है, कोयला जलाने से भी होता है, पेट्रोल जलाने से भी निकलते हैं, लकड़ी जलाने से भी निकलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इसका अगर ऑप्शन ई होता तो ऑप्शन ई हो जाता। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तो देख लीजिए अगर आपको कोई परेशानी हो तो इसका एक्सप्लेनेशन है। खाना बनाने में प्रयोग होने वाली मुख्यतः गैस कौन-सी होती है? तो मीथेन होती है, जिसको हम बायोगैस कहते हैं दोस्तों। और ये गोबर, कूड़ा, कचरा इत्यादि से आपको बनाया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में होता है। कार में द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी सेल की खासियत ये होती है कि आप इसको डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज भी कर सकते हो और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अगेन जब आप चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं? तो कार में, ट्रक में, इन्वर्टर में ये सेकेंडरी सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोड के रूप में इसमें क्या होता है? तो लेड ऑक्साइड होता है और स्पंजी लेड से बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्न धातुओं में से कौन-सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो मैंने बताया होगा शुरू में ही ये Hg होता है, पारा होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? थर्मामीटर के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा में भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी है। उपरोक्त में से कोई नहीं, सब में कार्बन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ से आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई मैटर अगर गैसीय अवस्था से सीधे सॉलिड अवस्था में चला जाता है, ये सवाल मुझे नहीं पता कि कहीं पूछा गया है कि नहीं, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सवाल है कि अगर गैस सॉलिड में बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ हमें। निम्नलिखित में से सबसे सख्त हार्ड कौन होता है? तो सबसे हार्ड तो हीरा ही होता है दोस्तों, सबसे कठोर प्रकृति में होता है। हीरा में प्रत्येक परमाणु कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप ये जो है 3 डायमेंशनल एक हार्ड संरचना बनाती है और इसका इस्तेमाल काँच को काटने और कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार बनाने में किया जाता है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआँ कौन-सा होता है? तो ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है दोस्तों, ठीक है ना? पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआँ अमोनियम और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये अमोनिया गैस NH3 और HCl आपका गैस निकलता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो निम्न पदार्थों में से कौन-सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण के ये प्रयोग होता है? तो इसका सोडियम सोडियम बेंजोएट के जो है आपका जो खाने वाली चीज़ों को प्रिज़र्व करने में इस्तेमाल किया जाता है। पारद धातु मिश्रण है, किसका-किसका मिश्रण है? अति रंगीन मिश्र धातु, कार्बन युक्त मिश्र धातु, पारद युक्त मिश्र धातु। आप आंसर देख लीजिए। अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु, तो इसका पारद मिश्र धातु, पारद युक्त मिश्र धातु है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। नींबू खट्टा किस कारण से होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वाहनों से निकलने वाली गैस कौन-सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। यानी कि यहाँ ऑप्शन ई नहीं है, अगर ऑप्शन ई होता तो सही आपका हो जाता। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है दोस्तों स्टील में कठोरता बढ़ाने के लिए। तो लोहे में जितना कार्बन अधिक मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। कठोरता बढ़ाने के लिए उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। ठीक है ना?
किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से आपका रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड रेडियम का एक अयस्क है, लेकिन पिंच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अधिक कम लेकिन बहुत कम होता है। जो मैडम क्यूरी थी, अब मेरी क्यूरी और जो उनके दोनों हस्बैंड वाइफ थे ने रेडियम की प्राप्ति के लिए पिंच ब्लेड का ही इस्तेमाल किया था, यानी कि उन्होंने रेडियम की खोज पिंच ब्लेड से ही की थी। तैरने के तालाब में तैरने के लिए मनुष्य की जो त्वचा है वो जल जाती है। क्यों जल जाती है? तो क्लोरीन के कारण, क्योंकि वहाँ पर क्लोरीन की मात्रा तालाब में ज़्यादा होती है। और हम लोग जानते हैं कि तालाब में पानी के शुद्धिकरण के लिए CO2 क्लोरीन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से त्वचा जो है वो जलती है। हाइड्रोकार्बन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन में क्या होता है दोस्तों? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अगर आप इसको जलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? तो ये आपको पानी मिलेगा। ठीक है ना? H2 को जलाने से 1 मिनट देख लेते हैं, हाइड्रोजन था कि हाइड्रोजन था? सॉरी, ये हाइड्रोजन था, नॉट हाइड्रोकार्बन था। तो हाइड्रोजन को जलाने का मतलब क्या है? जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन को जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वाटर ही बनेगा। ठीक है? सोने को घोला जा सकता है। किसमें घोला जा सकता है दोस्तों? तो सोने को एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। एक्वा रेजिया होता क्या है? तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और इसका जो अनुपात होता है 1:3 होता है। मतलब कि अगर आप 4 ग्राम एक्वा रेजिया ले रहे हैं तो उसमें से 1 ग्राम आपका HNO3 और 3 ग्राम HCl होना चाहिए। और इसको अम्लराज या एक्वा रेजिया भी कहते हैं, और इसी में ये सबसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, और इसी में सोना आसानी से घुल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कोई भी इसमें सही आंसर नहीं है। अब दोनों को अलग-अलग करेंगे तो नहीं होगा, दोनों को उचित मिश्रण का मतलब 1:3 अनुपात में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड काँच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि तो काँच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स के साथ वो अभिक्रिया कर सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काँच में नहीं रखा जाता है, H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होती है। काँच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में विस्फोट हो सकता है। यानी कि HF जो है वो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 के साथ अभिक्रिया करके आपका जो ये फ्लोरीन बहुत ज़्यादा आपका रिएक्टिव होता है, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है और विस्फोट हो सकती है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन-सा होता है? तो तांबा होता है। तो वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पटीना कहा जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक तरीके का एस्टर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, और इसका उपयोग जो है ये विस्फोटक के तौर पर किया जाता है, एक्सप्लोसिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि ये एलपीजी के द्वारा चोक हो जाते हैं। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़न कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती है, तो दाब मापक नहीं लगाया जाता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। यानी कि अगर आपको गैल्वेनाइज़ेशन करना हो, तो जिस मेटल का करना हो उस मेटल का शुद्ध रूप और एक जस्ता आप ले लीजिए, तो यहाँ का जो जस्ता है वो इसके ऊपर जाकर के बैठ जाएगा और गैल्वेनाइज़ेशन होता है। और ये जो आपका मेटल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करता है, और जो आपका जस्ता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका-किसका मिश्र धातु है? तो देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो 89.4% आयरन होता है, क्रोमियम 10% होता है, मैंगनीज 0.35% होता है और कार्बन 0.25% होता है। और इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, बल्कि अल्प मात्रा में निकेल मिलाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो आपका हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है? चूने का पत्थर नहीं, पिंच ब्लेड आपका पता होगा। इरेडियम की होती है, यूरेनियम की भी होती है। आप बताओ कमेंट करके कि मोनाज़ाइट किसका अयस्क है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन-सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में अधिक विलेय होता है। तो विरंजक चूर्ण एक पीतल धवल चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो इससे धीरे-धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। ठीक है ना? आपके सामने ये
केमिकल रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका तो लोहे और क्रोमियम का, ये ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जस्ते से एक आयतन भाग यानी कि घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा और 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा? तो ये बहुत पहले पूछा गया था, ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है वो भी। तो 3 भाग पीतल मतलब 1 भाग जस्ता और 2 भाग तांबा। तो आप मिला लीजिए, 1 भाग पीतल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो आपको पता होगा कि बीटा किरण आपका ऋणात्मक होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों में अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती है। अल्फा धन आवेशित होता है, अल्फा इज पॉजिटिव, बीटा आपका नेगेटिव होता है और गामा उदासीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए इस्तेमाल होता है? तो सही उत्तर है आपका 2882, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये एक क्षारीय जो होगा बेसिक होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है, ठीक है ना? तो एक संरूपण क्षारीय मृदा धातु है और ये जो लास्ट आपके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये अक्रिय हो जाएगा, ये भी अक्रिय गैस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट, ये ऋणात्मक गैस होगा। तो ये आपका ऑर्गन है एक्चुअल में, और ये आपका क्षमा करिएगा, ये आपका नियॉन है और ये आपका ऑर्गन है और ये आपका क्लोरीन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए हैं दोस्तों। तो कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम क्या होता है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमें बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO का आबंध क्रम जो है वो 3 है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका एक फ़ॉर्मूला होता है कि हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, कि जितने नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं की मदद से ये निकाला जाता है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सही आंसर अगला सवाल हो जाएगा कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो आपका बेंजीन C6H6 होता है। आपके पास ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, और अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई, 3 पाई बॉन्ड हो गए, और सिग्मा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक-एक हाइड्रोजन है दोस्तों। हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड, तो कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन भी है, तो 6-6 12 आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और 3 आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला सवाल है कि भारी पानी वह पानी होता है जो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है आइसोटोप ले लेता है। यानी कि हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर के ड्यूटेरियम से हो, तो उस पानी को हम हार्ड वाटर या हेवी वाटर कहते हैं। ठीक है ना? H2 हार्ड वाटर नहीं, सॉरी, हेवी वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर तो कुछ और होता है, उसमें कैल्शियम के या मैग्नीशियम के सॉल्ट घुले होते हैं, उसको हार्ड वाटर कहा जाता है, और ये हेवी वाटर है। अगला सवाल है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या 4 आप ले लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिड होता है, ये अष्टफलकीय होता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप समस्थानिक कहते हैं, मतलब कि जिसमें कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट हो। तो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं, यानी कि प्रोटॉन की संख्या सेम, और द्रव्यमान में तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या दोनों होती है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो जाए तो परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का कौन-सा सूत्र सही होगा? तो दोस्तों XH4 होगा। ठीक है ना? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन को देगा, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है? तो आ जाएगा XH4 आपका। ये आपका सही हो जाएगा। दूध किसका उदाहरण है दोस्तों? तो दूध एक इमल्शन होता है और कोलाइडल मीडियल भी होता है। हालाँकि दोस्तों ये आंसर बी एंड सी दिया है, लेकिन दूध जो होता है दोस्तों ये आपका कोलाइडल और विसमांगी मिश्रण इमल्शन भी होता है। ऑप्शन बी एंड सी, अगर यहाँ पर ई ऑप्शन होता, ई आपका सही आंसर हो जाता। देख लेते हैं कि कोलाइडल एक विसमांगी मिश्रण होता है। इस मिश्रण में कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइडल के कई रूप हैं, जैसे कि
एरोसॉल, इमल्सन, जेल। तो एरोसॉल क्या होता है? गैस में जब द्रव का मिश्रण होता है, ठीक है ना? इमल्सन क्या होता है? जब द्रव में ठोस का मिश्रण होता है, तब उसको हम इमल्सन कहते हैं दोस्तों। और जेल किसको कहते हैं? जब ठोस में द्रव का मिश्रण होता है, तो उसको हम जेल कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब गैस में अगर द्रव मिलाएँगे तो क्या बनेगा? तो वो बनेगा एरोसॉल, याद रखेंगे। जब हम द्रव में ठोस मिलाएँगे, तो ये बनेगा आपका इमल्सन, यानी कि जो दूध होता है, दूध में आपका जो दूध लिक्विड में आपका जो आपका फैट होता है ना, वो तैरता रहता है, इसीलिए इसको इमल्सन कहते हैं। फैट आपका सॉलिड हो गया और लिक्विड पानी जो है वो द्रव हो गया, तो द्रव में आपका ठोस मिला होता है, उसको इमल्सन कहते हैं। और जो जेल होता है, वो ठोस में द्रव मिला होता है, ठोस में द्रव मिला होता है, जेल, तो इसको हम जेल कहते हैं, ठीक है ना? और दूध, फेस क्रीम, ये सब इमल्सन के उदाहरण हैं। इस प्रकार दूध इमल्सन भी है और जो एक कोलॉइडल विलयन भी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा अल्कोहल खमीर का आखिरी उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है? तो खमीर क्या प्रोडक्ट करता है? तो इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। आपको पता होगा कि जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तित यानी फर्मेंटेशन कहलाते हैं। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को ईस्ट, खमीर जिसमें कि उपयुक्त एंजाइम होते हैं उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि मोलासेस जो होते हैं अथवा गन्नों एवं फलों के शर्करा से प्राप्त विभिन्न प्रकार के अन्नों से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इनवर्टेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये शर्करा है, अब अगर आप इनवर्टेज एक तरीके का एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएँगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही अन्य तरह के एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इनवर्टेज तथा जाइमेज दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं, यानी कि ईस्ट डालिएगा तो पहले जो ईस्ट है इनवर्टेज रिलीज करेगा, तो इनवर्टेज रिलीज करने पर शर्करा किसमें बदलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब बाद में ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज जो है वो जाइमेज के द्वारा इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बना? इथाइल अल्कोहल बना। चलिए आइए देखते हैं तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जाइमेज। अभी हमने देख लिया, ठीक है? अगर यही आपसे पूछता यहाँ पर शर्करा को ग्लूकोज में किससे बदलते हैं? इनवर्टेज से, और फिर आपका ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन बदलता है? तो जाइमेज बदलता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो अभी आपने देखा कि इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन था दोस्तों ये। अगला सवाल है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो सबको पता होगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। यूरिया में उपस्थित कौन-कौन से तत्व यूरिया में उपस्थित होते हैं? तो यूरिया का ये होता है दोस्तों केमिकल स्ट्रक्चर आपका CONH2 का होल ट्वाइस। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, एमाइड के रूप में उपस्थित होते हैं। एमाइड का मतलब दोस्तों NH2 ग्रुप, एमाइड ग्रुप है ये। यानी कि डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो डिटर्जेंट आपका शोधन अभिकर्ता है। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन और एवं अपमार्जक कहलाते हैं। साबुन या अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वो अपमार्जक की श्रेणी में ही आता है, ठीक है? जिसको हम अंग्रेजी में डिटर्जेंट कहते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट में दोस्तों अंतर होता है। जो कपड़ा धोने वाले साबुन होते हैं वो डिटर्जेंट की श्रेणी में कभी-कभी रखे जाते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल होता है। हमने देखा था कि यदि किसी तेल व वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग इमल्सिफिकेशन या साबुनीकरण कहते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है दोस्तों आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो इसका उत्तर है बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड और सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होते हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल का सवाल है दोस्तों। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो ये अल्फा, बीटा, गामा तीनों रे उत्सर्जित करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो अल्फा रे होता है वो धनावेशित होता है, बीटा ऋणावेशित होता है, गामा उदासीन होता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, तो किस गैस की मात्रा? तो नाइट्रोजन की मात्रा 78.09% होती है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इसके अलावा हाइड्रोजन,
हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन और ज़ेनॉन। आपसे कई बार पूछा था, जो रेडान होता है वो आपका हवा में नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे, ये रेडान। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन-सा होता है? तो एलिथ्रिन होता है दोस्तों। एलिथ्रिन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो दोस्तों ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल होगा, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस क्या होता है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, क्योंकि इसको गैस सूंघने पर हँसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थेसिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हँसने वाली गैस कहा जाता है? तो अभी हमने देखा नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। अब आपके सामने मैचिंग कर दोस्तों आपको मैच करना है। आपके सामने कुछ दिए गए हैं। त्वचा कैंसर किसकी वजह से होता है? ध्वनि प्रदूषण किसकी वजह से होता है? वैश्विक तापमान आयोजन, ओजोन छिद्र। तो देखिए इसका आंसर आपका बी है। मतलब त्वचा कैंसर किससे होगा? आपको पता होगा, परावैंगनी किरणों से होता है। ध्वनि प्रदूषण की मापने वाली इकाई क्या होती है? आपका डेसिबल होती है। वैश्विक वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से कम हो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो ये था हमारा एक केमिस्ट्री का, जो बीपीएससी के पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में हम बायोलॉजी को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।